आई एम सी ए अनुज गोयल, सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हमारे साथ सी ए केमिसा बयानी जी हैं, आप रीजनल काउंसिल मेंबर हैं, रांची से ही हैं, और सी ए प्रभात जी आप चेयरमैन हैं रांची ब्रांच के। और हमारे 7 राज्यों की जो रीजनल काउंसिल हैं, आप उस रीजन की मेंबर हैं, और 7 राज्यों के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मुझे सेंट्रल काउंसिल में इलेक्ट करके भेजा है। आज हमने इस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक किंग सेक्टर में किस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम बैंकिंग सेक्टर में अपना योगदान दे सकते हैं, फ्रॉड्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और अगर कोई भी उसमें बैंकिंग सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ियाँ होती हैं उसको हम कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संज्ञान में ला सकते हैं और किस तरीके से बैंकों के संज्ञान में ला सकते हैं, उसके ऊपर आज हमने कार्यशाला रखी हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से। और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सपर्ट्स हैं, बैंकिंग की बहुत अच्छी उनकी नॉलेज है, और 30,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक्स में एम्प्लॉयमेंट में हैं, बड़े से बड़े बैंक में, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और ऑडिटर के रूप में, चाहे वो ब्रांच स्टेटरी ऑडिट हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे कॉन्करेंट ऑडिट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी जी जान से कैसे किस तरीके से जो गरीब से गरीब का जो पैसा बैंकिंग इंडस्ट्री में लगा हुआ है, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे उनका डिपॉजिट हो, या अगर गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो जो गरीब से गरीब जो टैक्स देता है, उस टैक्स कलेक्शन से जो पैसा आता है वो सरकार की तरफ से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लगा हुआ है, तो कैसे उन सब स्टेक होल्डर्स के हितों की हम रक्षा कर सकते हैं, उस को ट्रेन करने के लिए आज हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया है। आपके हिसाब से किस तरह का फ्रॉड हो सकता है? अभी देखिए, जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये देखना होता है कि ऐसा तो नहीं कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके इलेक्ट्रॉनिकली किसी के अकाउंट से फ़ंड निकल गए हों, या हम जिसको हम फाइनेंस कर रहे हैं उसको जो जिस पर्पज़ के लिए फ़ाइनेंस किया जा रहा है वो ऐसा तो नहीं कि वो केवल कागजी ही हो और एक्चुअल में कोई उसकी वर्किंग ना हो। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं, अंकेक्षण करते हैं, तो एक तो डिटरेंट होता है, उन्हें पता होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, वो गलतियों को, कमियों को तुरंत पता लग जाएगा, तो एक तो डिटरेंट का काम करते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई गलतियाँ होती हैं, अगर कोई अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग का मतलब है कि किसी ने पैसा लिया बैंक से और वो उस पैसे को वापस नहीं कर रहा है, समय से उसकी किस्तें नहीं दे रहा है, समय से ब्याज का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ये बैंक की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग वाली कैटेगरी में डालें। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब ये है कि उस पर NPA कि उसकी ना तो इंटरेस्ट की इनकम में मानी जाएगी, नहीं तो एक्रूअल बेसिस पे उसको इनकम में ले लिया जाता है, और उसके ऊपर प्रोविज़न और करना होता है। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का एडवांस NPA होगी तो 15 करोड़ की इनकम कम होगी बैंक की, और इसके अलावा हो सकता है 100 करोड़ के एडवांस के ऊपर 10% का प्रोविज़न करेंगे तो 10 करोड़ रुपए और हमने इनकम में से घटा दिया। तो अगर वो 100 करोड़ का एडवांस NPA होता है तो इनकम में से 25 करोड़ रुपए कम हो जाते हैं उस बैंक की उस साल के लिए। तो बैंक्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इसको छुपाते हैं कि मेरा अकाउंट NPA नहीं है, और एक्चुअल में वो NPA होता है। और अगर NPA होता है तो फिर सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी फिर बैंक के ऊपर और छानबीन करता है कि कैसे किस तरीके से ये अकाउंट NPA हुआ, उसके पीछे क्या कारण है। ऐसा तो नहीं जिसको एडवांस नहीं देना था, जिसको लोन नहीं देना था, उसको लोन दे दिया गया हो, या उससे रिकवरी के लिए जिस तरीके से हमें प्रयत्न करने थे वो प्रयत्न नहीं किए गए हों। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका इस संबंध में रहती है। बहुत ऐसे संस्थान के द्वारा देखा गया है कि लोन उन्होंने ले लिया, ठीक है, और जानबूझ के NPA करा के और फिर वही उस चीज़ को रख लेते। जैसे मान लीजिए एक होटल लोन से बना,
जिन्होंने पैसा नहीं दिया, एनपीए करा दिया, फिर सेटलमेंट करा लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उसमें हमारा काम केवल ये चीज़ नहीं है कि भाई ये अकाउंट एनपीए है, अगर एनपीए हुआ है तो एनपीए क्यों हुआ है, उसमें क्या किस वजह से एनपीए हुआ है। ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर जो किस्तों का पेमेंट ना करा गया हो, जानबूझकर विलफुल डिफ़ाल्टर बोलते हैं उसे। तो 15 करोड़ की इनकम कम होगी बैंक की, और इसके अलावा हो सकता है 100 करोड़ के एडवांस के ऊपर 10% का प्रोविज़न करेंगे तो 10 करोड़ रुपए और हमने इनकम में से घटा दिया। तो अगर वो 100 करोड़ का एडवांस एनपीए होता है तो इनकम में से 25 करोड़ रुपए कम हो जाते हैं उस बैंक की उस साल के लिए। तो बैंक्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इसको छुपाते हैं कि मेरा अकाउंट एनपीए नहीं है, और एक्चुअल में वो एनपीए होता है। और अगर एनपीए होता है तो फिर सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी फिर बैंक के ऊपर और छानबीन करता है कि कैसे किस तरीके से ये अकाउंट एनपीए हुआ, उसके पीछे क्या कारण है। ऐसा तो नहीं जिसको एडवांस नहीं देना था, जिसको लोन नहीं देना था, उसको लोन दे दिया गया हो, या उससे रिकवरी के लिए जिस तरीके से हमें प्रयत्न करने थे वो प्रयत्न नहीं किए गए हों। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका इस संबंध में रहती है। बहुत ऐसे संस्थान के द्वारा देखा गया है कि लोन उन्होंने ले लिया, ठीक है, और जानबूझ के एनपीए करा के और फिर वही उस चीज़ को रख लेते। जैसे मान लीजिए एक होटल लोन से बना, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, एनपीए करा दिया, फिर सेटलमेंट करा लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उसमें हमारा काम केवल ये चीज़ नहीं है कि भाई ये अकाउंट एनपीए है, अगर एनपीए हुआ है तो एनपीए क्यों हुआ है, उसमें क्या किस वजह से एनपीए हुआ है। ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर जो किस्तों का पेमेंट ना करा गया हो, जानबूझकर विलफुल डिफ़ाल्टर बोलते हैं उसे।